वेलकम हियर। तो अब हम क्लास 10th का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने क्लास 9 का एक पहले चैप्टर का सारे वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उसमें आप जितना भी आपने देखा होगा ना, उसमें हमने सारा का सारा उसमें ये देखा है कि फिजिकल चेंज किस टाइप से होता है। हमने कहीं पे भी उसमें केमिकल चेंजेस के बारे में बात नहीं की है, हमने फिजिकल चेंज के बारे में बात की है कि आइस कैसे वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, मतलब लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हुआ, कैसे वाटर गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हुआ, कैसे उन्होंने अपने फेस को चेंज किया, अपनी स्टेट्स को चेंज किया। हमने उस चैप्टर में पूरा ये देखा था कि फिजिकल चेंजेस किस टाइप से हो रहे हैं। बट क्लास 10th का ये चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम ओवरऑल केमिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे, किस तरीके से केमिकल चेंज होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो पहली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी डेली रूटीन में हम लाइफ में जो भी काम है, बहुत कुछ हमारा जो है केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, हमको पता नहीं होता। ठीक है, वही हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम गर्मियों के दिनों में मिल्क को छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो शाम तक मिल्क खट्टा हो जाता है या फट जाता है। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअली उसके साथ? एक केमिकल रिएक्शन हुई उसके अंदर, जिसकी वजह से उसने अपने नेचर को चेंज कर लिया। ठीक है, अगर हम किसी भी आयरन की चीज़ को खुले में या जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे छोड़ देते हैं, जैसे ये चेन वगैरह है आयरन की, अगर बिल्कुल नई होगी ना तो इस टाइप की होगी। और अगर आप कुछ टाइम बाद, महीना 2 महीना 3 महीना, अगर कहीं पे बारिश हो रही है, सर्दी पड़ रही है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आता जाता रहता है, तो उस टाइम पे आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो ऐसा हो जाता है अपने आप ही। तो कैसे हुआ ये, उसने कैसे चेंज किया, क्या केमिकल रिएक्शन हुई? फिर अगर हम ग्रेप्स हैं, अगर हम उसको वो भी जो है रखा अगर उसको मैश कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं काफ़ी टाइम तक, तो अपने आप वो भी फर्मेंटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिएक्शंस हुई? इवन अगर हम अब खाना भी खाते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होती है। हम सांस लेते हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इन शॉर्ट बात यह है कि जितनी भी हमारी लाइफ जो कनेक्टेड है ना, वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, बस हमको पता नहीं रहता क्योंकि हम कभी उनके बारे में इतना सोचते ही नहीं है। लेकिन हमारी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है केमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चैप्टर का इंट्रोडक्शन की हाँ हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो इसी में था कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रवन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। ये तो क्वेश्चन है कि अगर हम कोई मैग्नीशियम रवन को बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको साफ़ क्यों करना होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसके नीचे क्वेश्चंस बैंक से ही उठाया हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नीशियम रवन क्या है और हम जलाएंगे तो होगा क्या। क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है केमिकल रिएक्शन को समझना। ठीक है, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। एक मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो पहले उसी को डिस्कस कर लेंगे, आगे फिर कुछ और डिस्कस करेंगे। ये एक मेटल है, ओके, और ये एस ब्लॉक का है। अभी इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, अभी केवल क्या हो रहा है हमें वो देखना है, कि हमें केमिकल रिएक्शन देखनी है तो क्या हो रहा है करके अभी हमें वो देखना है। ओके, तो ये मैग्नीशियम रवन है। ओके, ये जब इसने यहाँ पे पकड़ रखा है, इसको जब वन करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में इस तरीके का इसमें ये निकल रहा है धुआं। और ये जब बर्न होता है तो एक वाइट कलर का ऐसे ऐसे कंपाउंड, एक डिस्क हमने नीचे लगा दी है, तो उसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे हमने एक मेटल के रिबन को जलाया और जलाने के बाद वो इस तरीके में कन्वर्ट हो गया, एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से ये हुआ। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, कैसे है, इसको बैलेंस कैसे करना है, वही हमें अभी इस चैप्टर के आगे के स्टेप में देखना है। अभी आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया। ये एक्सपेरिमेंट घर पे मत करने लग जाना कि कुछ भी पकड़ के जलाने लग गए, इन सब के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। ओके, तो इसकी रिएक्शन को देखते हैं। इसकी रिएक्शन है कि मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, और जो बनेगा हमारा ये जो वाइट कलर का जो कंपाउंड बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हुआ क्या एक्चुअली, मैग्नीशियम जो मेटल है प्लस ऑक्सीजन गैस होती है, और ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है। डाई एटॉमिक, डाई बोले तो
टू मतलब दो, एटॉमिक बोले तो एटम, दो एटम से मिलके बनी होती है, मतलब ये हमेशा O2 ही प्रेजेंट होगी, कभी भी ऐसे नहीं प्रेजेंट होगा। नवजात ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है क्योंकि ये तो ब्लीचिंग का काम कर देती है, कहीं पे भी कलर उड़ाना हुआ तो इसको जनरेट करके हमको ब्लीचिंग करनी पड़ती है, किसी कपड़े का कलर उड़ाना है, किसी चीज़ का कलर उड़ाना है तो ये ब्लीचिंग में काम में आती है, बहुत ही रिएक्टिव होती है इसको। तो इतनी रिएक्टिव होती है तो एयर में अगर प्रेजेंट होती तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते ना। तो इसलिए एयर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो O2 के फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे क्या लेंगे O2, केवल O नहीं लिख देना है कि यहाँ ऑक्सीजन का सिंबल O है तो O लिख दो करके, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो भी देखना होता है, ठीक है। और ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ओके। तो अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करना है, हमने यही MgO ही क्यों लिखा, MgO2 क्यों नहीं लिखा, ये गलत है, ये सही है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम ये देखेंगे रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ओके। क्योंकि ये एक्चुअली गलत लिखी हुई है। इसको बैलेंस करेंगे तो या तो आप यहाँ पे हाफ कीजिए या फिर आप 2Mg + O2 और ये 2MgO, ये अब सही लिखी हुई है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है वो ही हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो एनर्जी हमेशा फिक्स होती है और एनर्जी और मास इंटरकनेक्टेड है, E = mc², ओके। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, E = mc²। तो मास भी जो है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, मतलब मास को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जितना मास हम रिएक्टेंट में लेंगे उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, हमारा मास खो नहीं जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे तो मास का मतलब है कि जितना टोटल ऑफ मास जो है वो हमारा रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। इसमें Mg 1 था, इसमें भी Mg 1 होना चाहिए। अगर इसमें O2 2 है तो इसमें 2 O2 होने चाहिए, लेकिन अभी इसमें एक ही O2 है, तो हमें इसको इसीलिए बैलेंस करना था। अब आप इस बैलेंस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे 2 Mg हैं, यहाँ पे भी 2 Mg हैं, 2MgO लिखा था मैंने तो यहाँ पे 2 Mg हैं, ओके। यहाँ पे O2 है मतलब 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अब हमारा एटम नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में इक्वल है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। थैंक यू वेरी मच।